हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। बहुगुणा के योगदान को सीएम धामी ने सराहा। केदारनाथ हेली बुकिंग सफलतापूर्वक हुई पूरी। ऑनलाइन बुकिंग में पारदर्शिता पर दिया गया जोर। महाराष्ट्र से सबसे अधिक हेली बुकिंग। देहरादून में एयर अटैक मॉक ड्रिल का आयोजन। ब्लैकआउट और आपात व्यवस्था का किया गया अभ्यास। नागरिक सुरक्षा तंत्र की तैयारियों का हुआ परीक्षण। हरिद्वार में नकली पनीर का कारोबार हुआ उजागर। मावा मिलावट से खतरे में जनता की सेहत। विभागीय लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल। नैनीताल के भीमताल में बाघ ने युवक पर किया हमला। बाघ के हमले से युवक की मौत। वन विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन देवभूमि की शुरुआत करते हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों से दूरभाष पर बातचीत कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने टॉपर से बात कर उनकी सफलता पर प्रसन्नता जताई और साथ ही कहा कि यह उपलब्धि उनके परिश्रम, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने शिक्षकों को और अभिभावकों की भूमिका की भी सराहना की है। धामी ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और राज्य व देश के विकास में अपना योगदान दें। और वहीं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इस बार हाई स्कूल में 92.10% और इंटरमीडिएट में 85.11% विद्यार्थी सफल रहे। परिणामों में एक बार फिर से बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। और वहीं हाई स्कूल में 96.07% बालिकाएं और 88.03% बालक पास हुए हैं, जबकि इंटर में 88.09% बालिकाएं और 81.93% बालक सफल रहे हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने परिणाम जारी कर सभी छात्रों को बधाई दी और टॉपर सूची में बागेश्वर और नैनीताल के विद्यार्थी का दबदबा रहा। वहीं बागेश्वर जिले में दोनों वर्गों में बेहतरीन प्रदर्शन कर अव्वल स्थान हासिल किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने बहुगुणा के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन देश की राजनीति और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि बहुगुणा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर रहते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। धामी ने उनके विकास कार्यों और चुनौतियों के सामने ना झुकने वाले व्यक्तित्व को भी याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुगुणा के आदर्शों से प्रेरणा लेकर के राज्य सरकार आगे भी जनहित में कार्य करती रहेगी और उनके योगदान को हमेशा स्मरण किया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार ने अनेक पदों पर अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। उनकी 107वीं जयंती है। मैं उनको समस्त प्रदेशवासियों की ओर से नमन करता हूं। और वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत इसलिए हैं कि एक सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में यहाँ पैदा होकर उन्होंने प्रयाग में जाकर, उस समय के इलाहाबाद में जाकर एक अपना स्थान बनाया, लेकिन वो उनके सामने कभी झुके नहीं, हमेशा डटे रहे। ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणा है। हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए राज्य को, जो उनके समय में बहुत सारे काम, उनकी लोकप्रियता थी, उसके कारण से आज अनेक संस्थान, अनेक विश्वविद्यालय हमारे राज्य के उनके नाम से चल रहे हैं। और वहीं देहरादून में पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हिमालयी राज्यों से समन्वय एवं नीति निर्धारण परिषद की पहली बैठक मुख्यमंत्री आवास में आयोजित हुई है। बैठक में हिमालयी राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने, साझा चुनौतियों के समाधान और केंद्रीय विकास के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समान भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों वाले हिमालयी राज्य आपसी सहयोग और अनुभवों के आदान प्रदान से प्रभावी नीतियां बना सकते हैं। उन्होंने वेस्ट प्रैक्टिस को अपनाने, इकोनॉमी और
इकोलॉजी के संतुलन तथा जल संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हेली शटल सेवा के लिए 22 अप्रैल से 15 जून 2026 की अवधि के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। निर्धारित 31,450 सीटों पर बुकिंग 10,855 टिकटों के माध्यम से पूरी की गई है। ये बुकिंग प्रक्रिया IRCTC के हेली यात्रा पोर्टल से संचालित की गई है, जिससे पारदर्शिता और सुव्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। टूरिस्ट हेल्पलाइन टूरिस्ट हेल्पलाइन द्वारा किए गए विश्लेषण में पाया गया है कि लगभग 51% बुकिंग सीधे यात्रियों द्वारा की गई है, जबकि शेष अन्य माध्यमों से हुई है। बुकिंग के दौरान पीक समय में तेज गति से सीटें बुकिंग हो रही है। राज्यवार आंकड़ों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात से सर्वाधिक बुकिंग दर्ज की गई है। सरकार ने इस प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था माना है। और वहीं हरिद्वार में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर के राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की तैयारियों के दावों के बावजूद जमीनी स्तर पर हालात खराब हैं। शर्मा के अनुसार शौचालयों में पानी की कमी, लंबी कतारें और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव जैसी समस्याएं सामने आ रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि किसी श्रद्धालुओं की मृत्यु होने पर शव घंटों तक मौके पर पड़ा रहता है, जो व्यवस्था की गंभीर खामियों को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि पहाड़ों में गैस सिलेंडर की किल्लत, महंगाई और हेलीकॉप्टर व ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था में अव्यवस्था के कारण यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। कांग्रेस ने सरकार से अपील की है कि वह प्रचार से आगे बढ़ करके यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर ध्यान दे। देखिए, सरकार केवल कुछ महीनों से बैठक का खेल खेल रही थी। सरकार केवल मीटिंग और निरीक्षण के नाम पर काम कर रही थी। 4 दिन के अंदर ही इनकी पूरी पोल खुल गई है कि किस तरह की अव्यवस्थाएं सामने हैं। बेसिक फैसिलिटीज़ भी ये सरकार नहीं दे पा रही है। शौचालय में पानी नहीं है, दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ नदारद हैं। किसी की मृत्यु होती है, घंटों तक शव वहीं पड़ा रहता है। 4 धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए बहुत गौरव की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो तमाम अव्यवस्थाएं हैं उनको दूर करेगी। और वहीं केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंची एक बालिका श्रद्धालु से रुद्रप्रयाग की एसपी निहारिका तोमर ने बातचीत की। इस दौरान श्रद्धालु ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ केदारनाथ यात्रा पर आई है और इसके लिए उसने अपने स्कूल से छुट्टी ली है। एसपी निहारिका तोमर ने श्रद्धालु से यात्रा अनुभव के बारे में जानकारी ली और उससे सुरक्षित व सुगम यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी है। केदारनाथ धाम में इन दिनों बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मसूरी और देहरादून मार्ग पर कुठाल गेट के पास नवनिर्मित बेली ब्रिज का उद्घाटन गणेश जोशी ने किया है। निरीक्षण के बाद इस अस्थायी पुल को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। पर्यटन सीजन में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए बनाए गए इस ब्रिज से अब जाम की समस्या में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मंत्री ने यह भी कहा है कि स्थायी पुल के निर्माण तक ये वैकल्पिक व्यवस्था स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए काफी सुविधाजनक साबित होगी। को जो भीषण आपदा आई थी, इससे जनताओं में बहुत नुकसान हुआ। मसूरी का संपर्क जिले से कट गया था। यहाँ पर ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, वहीं कट्टीकौला में, शैलधारा में भीषण त्रासदी आई थी। सब जाम लगता था। यहाँ के लोगों की मांग थी, हमारे अध्यक्ष की सारी टीम मसूरी की बार मांग कर रही थी, तो हमने तुरंत कोशिश रखने की हमने एक परमानेंट पुल भी यहाँ पर शुरू कर दिया लगभग 8 करोड़ की लागत से। लेकिन आज ये वैली ब्रिज ये शुरू हो गया है।
और वहीं देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और प्रदेश कांग्रेस गणेश गोदियाल ने बहुगुणा के राजनीतिक जीवन पर जनसेवा को याद करते हुए उन्हें एक दूरदर्शी और जनहितैषी नेता बताया। उन्होंने कहा कि बहुगुणा के सिद्धांत और विचार आज भी प्रासंगिक है और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में नेताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा जनहित को प्राथमिकता दी और सिद्धांतों के साथ राजनीति की। आज स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को हम सब लोगों ने याद किया। वो पहाड़ के वास्तविक रूप में सपूत थे। पहाड़ का दर्द उनके मन में पहले से रहा और उन्होंने एक पहाड़ी होने का उनका वो कहते थे कि हिमालय टूट सकता है पर झुक नहीं सकता, लेकिन हिमालय टूटकर भी मैदानों को जीवन देता है। मैदान में उपजाऊ जमीनें वो हिमालय टूटकर पैदा करता है। तो इसलिए उनका ये विचार बहुत बृहद और बहुत बड़ा विचार था और वो हिमालय के समान ही बिल्कुल मजबूत इच्छा शक्ति रखने वाली शख्सियत थे। हम सब आज इस मौके पर उन्हें सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और वहीं केदारनाथ में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर के बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने समीक्षा की है। उन्होंने ये भी कहा है कि केदारनाथ धाम की पवित्रता और पर्यावरण संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए प्लास्टिक उपयोग को नियंत्रित करने और बेहतर कचरा प्रबंधन प्रणाली लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। मेरा सभी जो हमारे देश दुनिया से आने वाले तीर्थ यात्री हैं उन सबसे विनम्र आग्रह है, अनुरोध है कि आप जब यहाँ पर जो जिला प्रशासन, हमारे शासन, हमारी सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन करें। जो भी मंदिर समिति की ओर से भी जो सब चीजें आपको हम सुरक्षित दर्शन कराएं, आप सुरक्षित रहें, आप स्वस्थ रहें, उसको लेकर हमने सारी व्यवस्थाएं भी की हुई। और एक निवेदन और आप सबसे करना चाह रहे हैं कि जो हमने ग्रीन यात्रा का एक कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो हमारा जो ये क्षेत्र है, ये हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पर आप सब लोग जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है उसको कम से कम प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित रखें, प्लास्टिक का उपयोग न करें और एक स्वच्छ और स्वस्थ और साफ यहाँ से एक संदेश जाए इस क्षेत्र में। कहीं पर भी ऐसे सफाई को लेकर विशेष रूप से ध्यान दें और प्लास्टिक का पूरी तरह से जो है उपयोग यहाँ पर न करें। और वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के हालात और राहत कार्यों की धीमी रफ्तार को लेकर के सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने करकोट और गरुड़ क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावित गांवों में स्थानीय लोगों से मुलाकात की और पुनर्वास कार्यों की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पोसारी और कनरगढ़ खाड़ी में लोगों ने आरोप लगाया है कि आपदा के कई महीनों बाद भी बुनियादी सुविधाएं बहाल नहीं हो सकी है और राहत कार्य केवल कागजों तक ही सीमित है। इस पर नाराजगी जताते हुए रावत ने प्रशासन पर तीखा प्रहार किया है। और वहीं देहरादून में एयर अटैक की सूचना के आधार पर आयोजित मॉक ड्रिल के दौरान प्रशासनिक तंत्र की आपातकालीन तैयारियों का परीक्षण किया गया है। सूचना मिलते ही शहर के शहरी क्षेत्रों में ब्लॉक आउट लागू किया गया और जिला ईओसी को सक्रिय कर आईआरएस तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। ड्रिल के दौरान घंटाघर, डील, रायपुर, आराघर और आईएसबीटी क्षेत्रों में बमबारी की काल्पनिक स्थिति बनाई गई। आईएसबीटी क्षेत्र में धमाके की सूचना के तहत 4 लोगों की मृत्यु और 11 लोग घायल होने का परिदृश्य तैयार किया गया, जिन्हें दून अस्पताल भेजा गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां देहरादून में एलपीजी गैस आपूर्ति को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिला अधिकारी सवीन बंसल ने निर्देशों पर अरविंद गैस एजेंसी रेस कोर्स से लगभग 13,890 उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन को जीवन ज्योति गैस एजेंसी कैनाल रोड में स्थानांतरित किया गया है। ये कदम अरविंद गैस एजेंसी पर बढ़ते दबाव और उपभोक्ताओं को हो रही आपूर्ति में देरी को देखते हुए उठाया गया है। इससे पहले नंदा गैस एजेंसी तुनवाला के करीब 22,000 कनेक्शन अरविंद गैस एजेंसी को शिफ्ट किए गए थे, जिसके कारण व्यवस्था पर अतिरिक्त भार पड़ गया था।
और वहीं हरिद्वार क्षेत्र में मिलावटी मावा और पनीर के बड़े पैमाने पर कारोबार को लेकर के गंभीर आरोप सामने आए हैं। सुभाषगढ़, सुल्तानपुर, लक्सकर और मखियाली गांव में कथित तौर पर नकली पनीर और मावे का उत्पादन कर इसे शादी, विवाह और बाजारों में सप्लाई किए जाने की बात कही जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस अवैध कारोबार पर संबंधित विभाग की निगरानी बेहद कमजोर है और कार्रवाई नहीं हो रही है। आरोप ये भी है कि क्षेत्र में बड़े स्तर पर मिलावट का खेल जारी है, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और वहीं देहरादून में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आगामी 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य लंबित और प्री लिटिगेशन मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर शीघ्र निस्तारण करना है। सीमा डुंगारा गोटी ने बताया कि लोक अदालत में दीवानी, पारिवारिक, चेक बाउंस और मोटर दुर्घटना, साथ ही श्रम विवाद और इसके अलावा उपभोक्ता मामलों सहित कई मामलों का निपटारा किया जाएगा। साथ ही समनीय प्रकृति के एमवी एक्ट के चालानों का भी समाधान किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहां नैनीताल के भवारी नगर के रेहड़ क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक गौशाला में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। तेज हवा के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया और पूरी गौशाला जल करके राख हो गई। गौशाला में बंधी एक गाय और 3 बछियाओं को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल लिया गया। हालांकि वे झुलस गई। घटना रेहड़ निवासी पुष्पा देवी की गौशाला में हुई है, जहां उन्होंने जान जोखिम में डाल करके मवेशियों को बचाया। स्थानीय लोगों, समाज सेवी और शीलू कुमार और जल संस्थान के जेई गोपाल कार्की ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि सूचना देने के बावजूद फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंची। और वहीं देहरादून के कोठाल गेट स्थित रेस्टोरेंट बिस्ट्रो में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चौथी मंजिल पर बने पेंट्री हाउस में अचानक से आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर कंट्रोल को अलर्ट किया गया, जिसके बाद एमएफई फायर यूनिट मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निर्देश में टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बेड, एसी और किचन के सामान में लगी आग पर होज पाइप से पानी की बौछार कर काबू पाया। इस दौरान आग के बीच एक एलपीजी सिलेंडर और पिंजरे में रखी पक्षियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और वहीं उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा सीजन शुरू होने के बाद वनाग्नि की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे वन विभाग की चिंता बढ़ गई है। रुद्रप्रयाग के प्रभागीय वन अधिकारी रजत सुमन ने बताया कि वनाग्नि में शामिल पाए जा रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि हाल ही में कुछ लोगों को इस मामले में पकड़ा भी गया है और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटनाओं में लोग संलिप्त पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ हम कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उसके तहत जो है हम 6 महीने तक की कारावास का इसमें प्रावधान है और उसको हम अमल में भी लेके आ रहे हैं। हाल ही में हमने कुछ लोगों को पकड़ा भी है, इसमें दक्षिण जयपुरी रेंज में निकल के आया है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहीं नैनीताल जिले के भीमताल ब्लॉक में मानव वन्य जीव संघर्ष की एक और दर्दनाक घटना सामने आई है। काठगोदाम से सटे बदयूनी गांव में बाघ ने 32 वर्षीय युवक कमल सिंह बिष्ट को अपना शिकार बना लिया। जानकारी के अनुसार कमल सिंह बीते दिन शाम से लापता था। परिजनों और ग्रामीणों ने रात भर उसकी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में सुबह जंगल में उसका आधा खाया हुआ शव बरामद हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। 20 दिन में ये तीसरी घटना है और 2 किलोमीटर रेडियस के भीतर तीसरी घटना हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि लगातार इस प्रकार की जो घटना हो रही है, विभाग हमारा कहीं ना कहीं सोया है। विभाग को भी जागना होगा, अन्यथा
मानव जीवन जो है हमारा खतरे में पड़ जाएगा। वैसे ही पहाड़ों से पलायन हो रहा है, लोग अपने घरों को छोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो लोग हैं जो घरों में खेती कर रहे हैं या पशुपालन का काम कर रहे हैं वो भी अपना गांव छोड़ देंगे। तो मैं समझता हूं कि जो जिस घर में मौत हुई उन सारे घरों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और विभाग जितनी जल्दी हो सके उनको जो सुविधाएं प्रदान कर सके और उस बाघ को मारने के लिए आदेश तो हो ही चुके हैं। शिकारियों से भी मेरा अनुरोध है कि जितनी जल्दी उस बाघ को मारा जा सके उस बाघ को मार करके गाँव वालों को कम से कम सुख शांति से रहने दें। और वहीं नैनीताल जिले के भीमताल ब्लॉक में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं के चलते जिलाधिकारी ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है। आदमखोर के डर के मद्देनजर क्षेत्र के कई स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को अस्थायी रूप से बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार 25 से 27 अप्रैल तक डोंगरा, डोलमार, सूर्याजाला, मोरा, जोलीकोट, सूर्या गांव, गांजा, रानीबाग, 2 गांव सहित आलूखेत, हैंडी, सोनकोट, कोटगोदान, बेल और नाईसेला गांव के स्कूल बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए लिया है। क्षेत्र में वन्य जीव की सक्रियता को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। और वहीं नैनीताल के बिड़ला चुंगी क्षेत्र के जंगल में आग बुझाने के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें वन विभाग के दैनिक कर्मी आनंद राम की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार जंगल में आग लगने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। इसी दौरान आग पर काबू पाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ रहे आनंद राम का पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में गिर पड़े। स्थानीय लोगों और वन कर्मियों की मदद से उन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और तुरंत बीडी पांडे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और वहीं यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ के तत्परता दिखाते हुए एक बिछड़े हुए बालक को सकुशल खोज करके उनके परिजनों से मिला दिया गया। जानकारी के अनुसार गुजरात निवासी नक्श अतुल पटेल अपने पिता अतुल पटेल से यात्रा के दौरान भैरव मंदिर क्षेत्र में बिछड़ गया था। परिजनों की सूचना के बाद मौके पर एसडीआरएफ के जवानों ने तुरंत खोजबीन शुरू की है। कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह और कांस्टेबल प्रकाश ने बच्चे की फोटो व जानकारी संबंधित ग्रुपों में साझा की और वायरलेस के माध्यम से सभी चौकियों को अलर्ट किया गया। समन्वित प्रयासों के बाद बालक को सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया है। ये मेरा लड़का है नक्श अतुल कुमार पटेल जो मिल नहीं रहा था, तो उसकी उम्र 13 साल है। तो भैरवनाथ के एसडीआरएफ टीम ने मेरी हेल्प किया, लेकिन उसके बाद पता चला कि इधर है तो हम जाके उसको रिसीव किया। तो पूरी एसडीआरएफ टीम को खूब खूब धन्यवाद और पुलिस टीम का भी खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और वहीं देहरादून के ट्यूडी क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक वाहन गहरी खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर एसडीआरएफ टीम पोस्ट ड्यूडी से आरक्षी बलवंत सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। टीम ने पाया कि अटाल और फीडिस पुल के बीच आइसर वाहन करीब 200 से 250 मीटर गहरी खाई में गिरा हुआ था और रेस्क्यू अभियान के दौरान वाहन चालक का शव बरामद किया गया है। कठिन परिस्थितियों में एसडीआरएफ टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को सड़क पर पहुंचा करके पुलिस को सौंप दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।